आप सभी छात्रों का राज मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग दो बात सीखे हैं कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग कैसे पता करते हैं। दूसरा सीखे अगर दो दिया गया पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, हम लोग कैसे पता करें। अभी हमारा जो तीसरा समस्या है, इसको समझने का प्रयास करो। ये इंजीनियरिंग में तो बहुत जगह यूजफुल है। तीसरा क्या समस्या है कि मान लो हमको ही दिया हुआ है, ऐसा समस्या है कि यहाँ कोई पॉइंट P है, दूसरा कोई पॉइंट Q है। अब P का भी हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, ये x1 है और y1 है। Q का कोऑर्डिनेट हमको पता है x2 और y2। अब जो हमारी समस्या है इस पर कहता है कि अगर PQ पर R कोई पॉइंट है जो इस PQ को क्या करता है कि M और N के रेशियो में डिवाइड कर देता है, तब कहता है जो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तब इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको पता करना है। तो R का कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और बीटा का वैल्यू y कोऑर्डिनेट आएगा तो ऐसा ही m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो अब ये जब पॉइंट R P और Q के बीच में होता है तो हम लोग इसको कहते हैं ये इंटरनल डिवीजन है। अगर यहाँ P यहाँ Q यहाँ R हो तब कहते हैं ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो हम लोग अभी इंटरनल डिवीजन देखने जा रहे हैं। अब हम इसी को प्रमाणित अभी करेंगे कि ये कैसे होता है, ये फार्मूला कैसे तैयार हुआ है, इसका प्रूफ समझने का प्रयास करें। तो अब इस बात को समझने के लिए आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ बात जो है समझना होगा। तो ट्रायंगल हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है। जैसे एक ट्रायंगल बनाए ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग बनाए DEF। अब ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है CONGRUENT। तो कॉन्ग्रुएंट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम कि सब अंगों से एक समान हो। तो अंग्रेजी में शब्द हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कहते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है जब इसको अगर ब्लेड से काट करके इस पर रखें तो इसको पूरा पूरा ढक दे, और इसको काट करके इस पर रखें तो इसको पूरा पूरा ढक दे, कवर कर दे। मतलब क्या हो गया कि इसके साइड का जो लेंथ AB है, इसके साइड के लेंथ DE के इक्वल है, ये BC का लेंथ EF के इक्वल है, और AC का लेंथ DF के इक्वल है। ये एंगल A अगर 60 है तो ये भी 60 है। ये अगर 30 डिग्री है तो इसका ये भी 30 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब ये सब अंगों से ट्रायंगल का अंग होता क्या है कि इसमें साइड रहता है जिसको भुजा कहते हैं, और 3 गो एंगल रहता है। तो साइड साइड के इक्वल होता है, और एंगल के अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो पहला पढ़े थे साइड एंगल साइड SAS, दूसरा पढ़े थे एंगल साइड एंगल, तीसरा पढ़े साइड 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 SS, और
चौथा पढ़े हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये हो गया समकोण कर्ण भुजा। तो ये सब हम लोग 9-10 में ही सीखे हैं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझना है कि कंग्रुएंट का मतलब होता क्या है। दूसरा जो शब्द आता है, तो ये हम लोग कब देखते हैं, तो जब समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो हमारा जितना बड़ा फेस होता है उतना ही बड़ा उसमें दिखलाई पड़ता है। लेकिन जब मोटरसाइकिल का जो मिरर है, कार का जो मिरर है, इन सब चीज़ों में जब हम लोग देखते हैं तो जितना बड़ा हमारा फेस है इससे बहुत छोटा नज़र आता है। पूरा ट्रक भी इतना ही बड़ा नज़र आता है, तो क्या पूरा ट्रक इतना छोटा है? तो इसको क्या कहा गया, दिखाई तो हम ही पड़ रहे हैं, ऐसा थोड़े है जो हम अपना मुंह देख रहे हैं किसी और का नज़र आ रहा है, स्वयं को ही देख रहे हैं। नतीजा क्या, मतलब क्या है, जो इसके स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं, ये सम रूप है। तो ये सार्वांग सम है और वो सम रूप है। तो सार्वांग सम का मतलब होता है कि जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा नजर है। जितना बड़ा मेरा फेस है मिरर में देखें तो उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है, जितना लंबा हम हैं मिरर में हम उतना ही लंबा दिखाई पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड कंग्रुएंट। अब आया शब्द सिमिलर, तो सिमिलर का हिंदी कहे समरूप, अंग्रेजी में इसको कहे सिमिलर। तो इसमें क्या होता है, जो ये बड़ा बनाए कि इसको छोटा बना दो, तो ये DEF, तो ये ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। मतलब जब दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर होते हैं, समान कोणिक, इक्विएंगुलर मतलब समान कोणिक। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर हिंदी में इसको कहते हैं समरूप। अब देखो, तो जब कहा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तब इनके संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का डिफिनेशन है कि समान एंगल के सामने का जो साइड है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा। तो जैसे ये एंगल A और इस एंगल D के इक्वल है, तो इसके अपोजिट में कौन साइड है, तो BC, और इसमें इसके अपोजिट कौन साइड है, तो EF। अब देखिए एंगल B किसके इक्वल है, तो एंगल E के, तो इसके अपोजिट में साइड आया AC और इसमें इसके अपोजिट में साइड आ गया DF। तीसरा इसके सामने अपोजिट में आ गया AB, तो इसके अपोजिट में है D, तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जब कहा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तब हम लोग कहते हैं द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो बात समझाए। तीसरा जो हमको जरूरत पड़ेगा इसको भी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, तब अभी प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या जरूरत पड़ेगा, कि हम जानते हैं कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर देता है, तो अगर इसको कहें L1, इसको कहें L2 और इसको कहें, तो कुछ भी नाम देना, ABCDEF, इस पॉइंट का नाम GH, जो मन करे दे सकते हो। तो हम कहे जो पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर, ट्रांसवर्सल को कहा गया प्रतिर्यक छेदी रेखा, ये तिरछा होता है। तो इसमें देखो जो एंगल बना 1, 2, 3 और 4, तो हम लोग इसको पढ़े हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ एंगल 1
इसके इक्वल होता है, तो एंगल 4 के ये एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल 2 होता है एंगल 3। तो इसको कहते हैं हिंदी में संगत कोण अभिगृहित, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम, AXIOM। अंग्रेजी में एक्सियम बोलते हैं, हिंदी में हम लोग अभिगृहित पढ़े हैं। तो कहा कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो और इसको कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ नहीं करना है, ये रूल है, कानून है। एक्सियम का मतलब होता है जिसे कोर्ट कचहरी में एक कानून बना दिया गया है, और हम लोग क्या करते हैं, जो इस व्यक्ति का जो अपराध है किस कानून से मेल खा रहा है, और उस कानून के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो उसको प्राप्त होता है। तो एक्सियम या हिंदी में अभिगृहित जो कहा गया है, ये स्वयं सिद्धि है, ये प्रूफ है, इसको प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ करते हैं थ्योरम, तो सहायता लेते हैं किसका, तो एक्सियम का। तो यहाँ देखिए, तो दूसरा बात हमको यही याद रखना है एक्सियम में, जो जब भी दो लाइन पैरेलल हो और इसका कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, इसका प्रूफ कैसे दिया जाए। तो इसके लिए पहले इसको समझें। तो हम लोग एक्सिस खींचेंगे, ये खींचे एक्स, इधर खींचे एक्स डैश, ऊपर खींचे वाई, और नीचे लिख दिए वाई डैश। ये हो गया ओरिजिन। अब हमसे सेक्शन फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें क्या करो, एगो पॉइंट लिए है ये यहाँ से P, दूसरा पॉइंट कहे ये है द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x1 y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो ये लिखे x2 y2। अब इस पर में ही कहा R कोई पॉइंट है जो क्या करता है, तो PQ को M और N के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो इधर लिख दिए M, इधर लिख दिए N। तो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, तो क्या दिया हुआ है, तो हमसे ये कहा कि PR डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल टू M बाय N। अब मान के चलो, हमको तब कहता है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, तब R का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आप पता कीजिए। मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R बी अल्फा एंड बीटा। मान लो अल्फा बीटा है, तो हम देखें कि अगर P से PM इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और Q से QN, और R से RL, तीन गो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। किस पर, तो ऑन OX। तो कहे फ्रॉम P Q एंड R ड्रॉ PM QN एंड RL परपेंडिकुलर ऑन OX। PQR से PM QN एंड RL OX पर लंब डाला। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लंब। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब समझते हैं। अगर P से आप PM इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस OM है ये x1 है, और ये हाइट y1 है। तो देयरफॉर ये हो गया OM इज इक्वल टू x1, ये हाइट हो गया PM इज इक्वल टू तो y1। यहाँ से देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x2 y2, मतलब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो OL डिस्टेंस हमको सूचना दिया गया आपका x2 है, और ये हाइट QN कितना है, तो ये y2। अब यहाँ से देखो
आर का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए हैं अल्फा बीटा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी ओ एल नहीं, ये ओ एन है और क्यू एन, ठीक है। ओ एल डिस्टेंस हमारा हो गया अल्फा और ये आर एल हाइट हो गया बीटा। अब यहाँ तक तो सिर्फ अभी कोऑर्डिनेट समझाएं। अब आगे बढ़ के देखो, अब कहे जो P से PA परपेंडिकुलर डाल दिए RL पर और R से RB परपेंडिकुलर डाल दो किस पर, तो QN पर। तो अब यहाँ देखे जो हमको ये दो ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, तो ये एंगल इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। अब देखो जी, ये साइड ऐसे पैरेलल दिखाई दे रहा है, ट्रांसवर्सल ऐसे दिखाई दे रहा है, गौर से देखो ये यहाँ। तो ये है तुम्हारा PM आ रहा है, ये RL आ रहा है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये QNL नजर आ रहा है। तो जब यहाँ से देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ये सब का सब, और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से ऐसे जब मिलाएंगे तो ये एंगल और ये ऐसे मिलाए तो ये एंगल, ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों तो अब ये बताए कि कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और थर्ड एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमको यहाँ प्रूफ नहीं करना है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट से मतलब है, क्योंकि शब्द ज्योमेट्री है तो बिना ज्योमेट्री लगाए तो हो नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ सीधे लिखते हैं कि फ्रॉम FROM सिमिलर SIMILAR, तो ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, तो RAP एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं QBR, ये दो ट्रायंगल, एक ये। अब ये दोनों ट्रायंगल का है सिमिलर है, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करो, तो हो गया PA और बाय, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया RB। यहाँ से ले रहे हैं RA और बाय, ये हो गया QB, और तीसरा ले रहे हैं PR और बाय, तो RQ। अब ये काम करो, तो PA कैसे निकालेंगे, तो PA का मतलब है कि ये ML के इक्वल होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं कि हो गया ML बाय RB, तो ये हो गया LN। यहाँ से देखो RA, तो RL माइनस AL, RL माइनस AL, तो इतनी इतना घटा दो तो निकल गया। ये है QB, तो ये पूरे हाइट में से इतना घटाओ, QN माइनस BN है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कि PR बाई RQ पहले ही से दिया हुआ है M बाई N, तो ये लिख दिए M बाई N। अब ML डिस्टेंस जब निकालना है, तो ML इतना दूरी है, तो OL में से वो इतना दूरी घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो ये हो गया OL माइनस OM बाय LN चाहिए, तो LN, तो ON माइनस OL, ON माइनस OL, तो इतना दूरी में से इतना घटाओ तो इतना नहीं बच गया। यहाँ से देखिए कि RL हाइट तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट यहाँ है बीटा, लेकिन AL के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। तो AL किसके बराबर होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कि ये PM के इक्वल हो जाएगा। तो RL माइनस PM, यहाँ से देखो QN हाइट हमको पता है जो y2 है, लेकिन BN के बारे में फिर जानकारी नहीं है। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो BN किसके इक्वल हो जाएगा, तो RL के।
तो यहाँ लिख दिए क्यू एन माइनस आर एल इज इक्वल टू एम बाई एन, दैट इम्प्लाई। अब देखो ओ एल डिस्टेंस कितना है, तो अल्फा, माइनस ओ एम डिस्टेंस कितना है, तो x1, तो अल्फा माइनस x1। ओ एन डिस्टेंस कितना है, तो x2, और माइनस फिर ओ एल ए है, तो हो गया अल्फा इज इक्वल। यहाँ से देखो आर एल, तो ये हाइट पूरा है बीटा, माइनस पी एम, तो ये है y1। यहाँ है क्यू एन, तो क्यू एन, तो ये हाइट है y2, और माइनस फिर आर एल ए लिखा हुआ है, तो आर एल तो तुम्हारा बीटे इज इक्वल टू एम बाई एन। अब हो गया, यहीं से देखो जो अब क्या करो, जो पहले इस दोनों को लेकर सोल्व कर लो, फिर इस दोनों को लेकर सोल्व कर लेना। तो लिखिए जो व्हेन, साफ दिखाई दे रहा है, तो लिखिए जो अल्फा माइनस x1, अल्फा माइनस x1 बाई x2 माइनस अल्फा इज इक्वल, ये हो जाए एम बाई एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन से इधर, एम से इधर, ये हो गया एन अल्फा माइनस एन x1 इज इक्वल टू एम x2 माइनस एम अल्फा। तो अल्फा वाले को एक ही तरफ ले आए, इधर एम अल्फा हो गया प्लस एन अल्फा पहले ही से है प्लस, ये हो गया एम x2 प्लस एन x1, इधर जाकर प्लस नहीं हो जाएगा। अब इससे अगर अल्फा हम कॉमन लेते हैं तो ये बचा क्या, एम प्लस एन, ये हो गया एम x2 प्लस एन x1, therefore alpha is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n। तो देखो गुणाने हो, m को x2 से n को x1 से नहीं आया, और डिवाइडेड बाय m प्लस n, एनी प्रॉब्लम। दूसरा देखे, ये जहाँ अल्फा है वहाँ है बीटा, देखो नहीं है, और जहाँ x1 x2 है वहाँ है y1 y2। तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली SIMILARY, व्हेन काट देंगे ये बीटा माइनस y1 बाई y2 माइनस बीटा इज इक्वल टू m बाई n। तो देन इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बीटा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n। तो देयरफॉर, तो ये अल्फा बीटा निकल गया, ये तार का कोऑर्डिनेट माने थे, तो देयरफॉर लिख दिए द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू, तो ये हो गया एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन, और एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 बाई एम प्लस। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन, कि अगर कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो हम उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता कर लेते हैं। अब नोट में थोड़ा सा दिखा करके आज का क्लास स्टॉप करते हैं, तब इस पर न्यूमेरिकल कल समझेंगे, अगले क्लास में न्यूमेरिकल समझा देंगे। अब हमको अभी जो समझाए, ये पॉइंट दिए P, ये पॉइंट लिखे Q, यहाँ लिखे कोऑर्डिनेट x1 y1,
यहाँ कोऑर्डिनेट दिए x2y2, यहाँ पर कहे कोई पॉइंट r है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर r का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो देयरफॉर अल्फा क्या लाए, तो इसको कहे इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर कर दो, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और बीटा क्या लाए, तो ई आया m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। अब देखो जो समझाना चाह रहे हैं नोट में लिखते हैं, ये इफ r क्या है, तो बी द मिड पॉइंट ऑफ पी, अगर यह r कहे पी क्यू का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, दैट इज ये हो गया पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, तब मिडिल में आ गया, नहीं ये मिड पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये रेशियो m और n कहे थे, अब ये दोनों इक्वल हो गए, m इज इक्वल टू n, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से समझो, तो इसी फार्मूला में जहाँ m दिया वहाँ पर n पुट करके देखो, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, तो m के जगह पर रख दिए हम nx2 प्लस nx1 बाई n प्लस n, तो n कॉमन लिए तो ये लिख दो x2 प्लस x1 बाई 2n। अब ये n से n कैंसिल हो गया, तो सजा के लिख लो x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली बीटा, तो फिर m के जगह पर n रख देंगे, तो ये हो जाएगा n/2 प्लस n/1 बाई n प्लस n, फिर n कॉमन लेकर काट देना, y2 प्लस y1 बाई 2n, n कैंसिल कर दो, तो ये भी आ गया y1 प्लस y2 बाई 2। तो हम लोग सीखे कि कोई भी पॉइंट अगर किसी स्ट्रेट लाइन के मिडिल में है, मिड पॉइंट है, तब इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता कर लेते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके मिड पॉइंट का मध्य बिंदु जिसको कहते हैं इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। तो ये तो आर्टिकल समझाए, अब अगले क्लास में इस पर न्यूमेरिकल समझा देंगे, एकदम सो सिंपली समझ जाइएगा सब, नो प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये इंजीनियरिंग के लिए सबसे आवश्यक मैथमेटिक्स भी है, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। हम बार बार बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज ऑफ गॉड इन व्हिच ही राइट द यूनिवर्स, गणित ईश्वर द्वारा दी गई वह भाषा है जिसमें उन्होंने पूरा विश्व ब्रह्मांड लिख डाला है। तो अब ये इस यूनिवर्स को समझना है तो इसके भाषा को समझना आवश्यक है। अगर आप इस गणित के भाषा को समझते हैं तो आप यूनिवर्स के हर एक बात को समझ पाएंगे। आज 5G के ज़माना में आप आए हैं, बिना इस भाषा को समझे हुए आप इस यूनिवर्स को नहीं समझ सकेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब शेष अगले क्लास में।